नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कुंभ का विधिवत समापन हो गया है 26 फरवरी को ही 2 दिन पहले। महाशिवरात्रि के बाद कुंभ का एक प्रकार से जो समय था वो खत्म हो गया और कुंभ की समाप्ति के बाद 2-3 दिन तक प्रशासन को और अलर्ट रहना पड़ता है कि जो लोग 26 को आए हैं 27, 28, 29 तारीख तक अपने 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 गंतव्य तक लौटेंगे और तब तक वहां की सरकार को चाक चौबंद रहना पड़ता है, प्रशासन को और उसके जो मुखिया हैं उसको भी। लेकिन कुंभ की समाप्ति के बाद कुछ डिटेल आए, ये आप सबको मालूम होगा। आज मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं उसे समझने की आवश्यकता है। मित्रों, 10,000 ट्रेनें चलाई गई कुंभ में, स्पेशल ट्रेनें। 2,500-3,000 के करीब कैमरे इंस्टॉल थे और 60 से 65 करोड़ के बीच लोग डुबकी लगाए आस्था की महाकुंभ में। करोड़ों लोग देश और दुनिया के कोने कोने से आए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, फकीर आए, गरीब आए, अमीर आए, युवा, बच्चे, अधेड़, सब आए। महिलाएं, पुरुष, लड़की, लड़के, सब के सब आए कुंभ में। लेकिन कहीं भी कुंभ में किसी भी प्रकार की चोरी की घटना प्रकाश में नहीं आई। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च हुआ, उससे भी ऊपर आप कहें तो सरकार के पास ये 2.5 लाख करोड़ रुपए आने की बात हो रही है। जहां जिस रूप में खर्च हो रहा है, टिकटों के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, जो भी तरीका है, अलग अलग टैक्स के माध्यम से, तो 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का ये पूरा कुंभ का माहौल बना। लेकिन चोरी की कोई एक घटना नहीं हुई। मुकेश अंबानी आए, विदेशों से गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन सब के बड़े बड़े अधिकारी आए गए, अडानी आए और फिल्म की तारिकाएं आई। रवीना टंडन आई, कैटरीना कैफ आई और रवीना और कैटरीना के आने के बाद तो एक प्रकार से जो लोग लाश बहा रहे थे उनके मुंह पर तमाचा लग गया। कई लोगों ने यह कहा कि अगर लाशें बह रही थीं तो जाहिर है किसी के परिवार की मौत हुई होगी, तो वो परिवार वाले सरकार के पास जाते, सरकार नहीं सुनती तो वो मीडिया के पास जाते, मीडिया नहीं सुनती, जो मेन स्ट्रीम जो लेगेसी मीडिया है वो अगर नहीं सुनती तो सोशल मीडिया पे ये बातें फैल जाती। लोग अगर धक्के खा रहे होते कि हमारे परिजन कुंभ में बिछड़ गए हैं और वो मीडिया से आवाज देना चाहते हैं, कोई भी आजकल सोशल मीडिया पे आएंगे और बताएंगे कि साहब मेरे परिजन खो गए हैं, उनके बारे में वो अपना वीडियो सर्कुलेट कर सकते थे। आपको कहीं इस तरह का वीडियो मिला क्या? आपने कहीं देखा क्या? नहीं देखा। सरकारी दफ्तर में क्या आपने लोगों की भीड़ देखी कि साहब मेरा फला व्यक्ति मेरे परिवार से गायब है, अब उनकी मृत्यु हो गई है या जो भी है? आपने कभी देखा? अभी तक इस तरह की खबरें आई? लोग कह रहे थे कि चलो मीडिया को नियंत्रित कर लिया। सोशल मीडिया तो इनके नियंत्रण में नहीं है। सोशल मीडिया का तो हथियार आपके पास है और आप अगर ये कहें कि हमारे परिजन कुंभ में नहीं मिल रहे हैं तो ये वीडियो आप बना करके डाल सकते हैं। आपने कभी देखा ऐसा? कभी नहीं हुआ। जो लोग लाश को कह रहे थे कि लाशों को प्रवाहित कर दिया गया है गंगा में, उनको, उन्हीं की बिरादरी की युवा तारिकाएं, युवा अदाकारा, हसीन अदाकारा कैटरीना और रवीना ने आकर के तमाचा जड़ दिया। आज प्रधानमंत्री का एक आर्टिकल छपा है अखबार में
और उन्होंने कहा है कि कुंभ में जो लोग आए हैं उनके आने का मतलब क्या है, और इस आने के मतलब को अगर हम लोग चेरिश करना शुरू कर दें, उसका आनंद लेना शुरू कर दें, तो भारत जग जाएगा। देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों का जो सबसे बड़ा महत्व है वो है लोगों को जोड़ने का महत्व, दिलों को जोड़ने का महत्व। दिलों को तोड़ने का महत्व नहीं है, जोड़ने का आयोजन नहीं है धार्मिक आयोजन। और ये जो डुबकी का जो आयोजन है वो कोई सरकार नहीं करती है, सरकार सिर्फ फैसिलिटेट करती है। सरकार उसको प्रचारित प्रसारित कर सकती है, सरकार बंदोबस्त कर सकती है, सरकार अपने जनमानस को यह बता सकती है कि आप अगर यहां पर आएंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। इतना ही काम है सरकार का। सरकार किसी को जबरदस्ती ना तो ला रही थी और न ही जबरदस्ती किसी को रोक रही थी। हाँ, जब भीड़ बहुत बढ़ गई तो कभी कभी ये प्रिकॉशन लेना पड़ा कि अभी मत आइए, कुछ दिन बाद आइए, कुछ घंटे बाद आइए। ये जरूर कहा गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन प्रशासन ने ना तो किसी को रोका, प्रशासन की अपने तरफ से पूरी कोशिश रही कि हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा जाए। लेकिन सारी सुविधा के ख्याल के बाद भी कमियां तो रहेंगी। इतना विशाल, इतना बृहत्तर आयोजन अगर होगा तो कमियां तो रहेंगी और उसकी जरूर आलोचना भी होनी चाहिए, ताकि सरकार को, प्रशासन को सजग रखा जा सके, अलर्ट रखा जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री के लेख का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि अगर भारत की ये आस्था की डुबकी अगर एकजुटता में तब्दील हो जाए, हम जात पात ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक हो जाए, तो जिस तरह से हमने एकजुट होकर के स्नान किया, अगर उसी प्रकार से एकजुट होकर के सामाजिक विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में, अपना योगदान कैसे दें इसके बारे में अगर एक दिशा में सोच करके मिल करके काम करना शुरू करें, तो हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत जल्दी कामयाब होंगे। और ये जो जातियों में खंडित समाज है, टुकड़ों में जो हमारा खंडित समाज है, उसको कोई एक धुरी इकट्ठा कर सकती है और धर्म उसकी धुरी बन सकती है। धर्म में विभेद की गुंजाइश नहीं है, धर्म में तिरस्कार की गुंजाइश नहीं है, धर्म में स्वीकार की गुंजाइश है, धर्म में अपनाने की गुंजाइश है, तिरस्कार की गुंजाइश नहीं है। और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का वो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी आर्टिकल लिख रहे हैं इसलिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, ये गलतफहमी है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 60 करोड़ से अधिक लोग एक जगह एक महीने तक आते हैं, लगभग पौने 2 महीने तक अगर आते हैं, 1.5 महीने तक, 45 दिन तक अगर आते हैं, तो ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। आपसी भेदभाव भूल करके हर जाति वर्ग के लोग, अमीर गरीब, सब लोग डुबकी लगा रहे थे और सब में एक ही अपेक्षा थी कि मेरा भी कल्याण हो, परिवार का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो। ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं था जो डुबकी लगाए और कहे कि मेरा कल्याण हो और बगल वाले जो डुबकी लगा रहे हैं उसका कल्याण ना हो। कोई ऐसी महिला नहीं थी जो ये कह रही थी कि मेरा कल्याण हो जाए और मेरे परिवार का किसी का कल्याण ना हो। कोई बच्चा या कोई युवा, कोई युवती इस प्रकार का कुंभ में नहीं मिला कि सिर्फ मेरा भला हो जाए, दूसरे का भला ना हो। तो जहां सबके भलाई की बात हो रही हो और इतनी एकजुटता के साथ हो रही है, एक जगह हो रही हो,
वो किस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण कर सकता है, उसी ऊर्जा की तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं और मैं भी इशारा कर रहा हूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो एकजुटता की ऊर्जा है, ये जो भारतीय वांग्मय की एकनिष्ठ होकर के, एकजुट होकर के एक ही दिशा में कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कष्ट सबका दूर हो, सबके साथ मिलकर के, सब साथ मिलकर के चलें। अगर ये भाव, अगर ये संदेश तेजी से समाज के बीच फैले तो कुंभ तो 12 साल में इस महाकुंभ का आयोजन होगा, लेकिन एक विशेष अंतराल पर कुंभ का अनुष्ठान चलते ही रहता है, आयोजन होते ही रहता है। आयोजन क्या होगा, वो जो कैलेंडर है वो आते ही रहता है। अभी कुछ दिन बाद फिर उज्जैन में शुरू होगा, इसके पहले नासिक में हुआ, फिर हरिद्वार में। तो ये तो कुंभ का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इस कुंभ के भाव को लेकर के अगर भारत एकजुट हो जाए, ऊंच नीच के भाव को तोड़ दे, तो भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। इसे बनाने में कोई रोक नहीं सकता, इसे बनने में। तो जो लोग अभी भी इस बात को नहीं समझे हैं, वो समझ जाइए। राजनीति करने के लिए और भी विषय हैं जिस पर आप राजनीति कर सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी तो राजनीति करेगी, आपको भी राजनीति करने का अधिकार है, आपको भी आलोचना करने का अधिकार है। और जो डिसेंट है, जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो विरोध नहीं होता है। ये भी सत्ता पक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिपक्ष जो होता है वो आपके दुश्मन नहीं है। प्रतिपक्ष सवाल पूछ करके आपको जिम्मेदार बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह भी तरीका ठीक नहीं है सत्ता पक्ष के लोगों का कि वो अहंकारी हो जाएं, वो कुंभ की मूल भावना से खुद को ही अलग कर लें और वो लगातार विपक्ष के, प्रतिपक्ष के अगर कुछ जेन्युइन सवाल हैं तो उसका भी आप विरोध करते रहें। तो जो जेन्युइन सवाल हो, सत्ता पक्ष के लोग उसको गंभीरता से लें और उस पर विचार भी करें। लेकिन यह बात क्या तारीफ के काबिल नहीं है कि पूरे कुंभ मेले में कोई एक बटुए की चोरी की भी खबर नहीं आई। महिलाएं, बच्चे, बच्चियां वहां गईं, किसी प्रकार की कोई अभद्रता की कोई खबर नहीं आई। यह प्रशासन के इकबाल का सबूत है या नहीं है? इसके लिए तो आपको योगी की तारीफ करनी पड़ेगी, योगी के पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, योगी के प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी। किसी प्रकार के छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हुई है कुंभ में, कहीं भी। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जब रेलवे के बोगी पर हमला किया जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ऐसे लुम्पेन एलिमेंट को, जो उत्तर प्रदेश के बाहर की घटना है, बिहार की घटना है, बिहार में मधुबनी स्टेशन पर क्या हुआ, बिहार के कई सारे स्टेशन पे इस तरह की घटनाएं हुई। और किस वर्ग के लोग कर रहे थे, कौन कर रहे थे? तो ये वहां के स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती थी और वो मैं समझता हूं कि प्रशासन उससे निपट जरूर रहा होगा। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसे आयोजन में, इस तरह के समय में अपना कुकृत्य वाला चेहरा दिखा देता है, उससे प्रशासन सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन कैटरीना कैफ भी आए और रवीना टंडन भी आए और कहीं कोई बवाल नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हो और कैटरीना की डुबकी, रवीना की डुबकी और उसके पहले ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर बनने की घटना, ये सारी बातें भी हुई। इस पर मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं अपने पिछले एपिसोड में कि ये सारी बातें एक तरफ रही। ममता कुलकर्णी की भी डुबकी ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन जहां ममता कुलकर्णी क्यों आई,
उनका एजेंडा क्या था, उनको परखने की, उनको जांचने की बात थी। वहां हमने ये सवाल उठाए और वो सवाल बेहद जायज था। ममता कुलकर्णी का जो अपना इतिहास है, वो इतिहास बताता है कि ये सामान्य घटना नहीं है कि वो सन्यास के रास्ते पर चलें और फिर सन्यास के रास्ते पर चलते हुए किन्नर अखाड़े में शामिल हो जाएं और फिर किन्नर अखाड़े में जाकर के महामंडलेश्वर बन जाएं। तो ये सामान्य घटना किसी को भी प्रतीत नहीं हुई और इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया और फिर विवाद भी बना। और विवाद बनने के बाद महामंडलेश्वर भी बनी, फिर इस्तीफा दी, फिर महामंडलेश्वर बनाई गई। तो ये अभी विवरण चल रहा है। ये रार और तकरार दोनों चल रहे हैं महामंडलेश्वर बनने के लिए। और अखाड़े में जो किन्नर अखाड़ा है, हमले करवाए गए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगा कि जिन्होंने सवाल उठाया था कि कैसे ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई, तो जिन्होंने सवाल उठाया था उनके ऊपर हमले हुए। पुलिस अलग उसकी जांच कर रही है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। अभी मोनालिसा की बात आप देखिए कि नेपाल में मोनालिसा का शो चल रहा है। अब कह रहे हैं कि कुंभ की खोज है मोनालिसा, मोनालिसा फिल्मों में जा रही है। एक ऐसी घुमंतु जनजातीय लड़की आज फिल्मों में प्रवेश करने जा रही है। ये कुंभ की उपलब्धि है, लोग इसे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि कुंभ ऐसी भावना का ओतप्रोत था जिसे आप हम सब अगर आत्मसात कर लें तो हम सब की जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। कैटरीना और रबीना की डुबकी के बाद उनके ऊपर तो तमाचा लग गया। जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, शुद्ध राजनीति कर रहे थे। सरकार अपना क्रेडिट लेगी और उनको लेने का हक है। सरकार ढोल बजाएगी, सरकार कहेगी कि हम ये बंदोबस्त कर रहे थे, हमको इसमें कामयाबी मिली है। और अगर बीच में कोई घटना हो जाती है तो आप कल्पना कीजिए कि किस दौर से सरकार गुजर रही होगी। स्वयं योगी रात रात भर जग करके कंट्रोल रूम में देख रहे थे कि कहां किस प्रकार से बातें हो रही हैं। फैलाई गई कि 300 किलोमीटर का जाम है। था कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए जरूर था और वो परेशानी का सबब बना। तो जब ये बातें उठी तो योगी अलर्ट हुए और जब योगी अलर्ट हुए तो रात को भी जगे हुए हैं योगी। 3-3 बजे रात को उठ करके देख रहे हैं कि साहब स्नान के पहले का, ये ब्रह्म मुहूर्त के पहले भीड़ हो सकती है, तो उठ करके बैठे हुए हैं अपने अधिकारी के साथ। ऐसे कर्मठ सीईओ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी से गलतियां नहीं हुई होंगी योगी से गलतियां, उसके लिए आप आलोचना जरूर कर सकते हैं। मेरा हमेशा यह कहने का तात्पर्य है कि आलोचना करने का तरीका क्या हो। राजनीतिक स्कोर सेट करने के लिए और भी आपके पास माध्यम है। आप लोगों की भावना से मत खेलिए, लोगों की आस्था से मत खेलिए और एक भाव की भाई एक वर्ग को खुश करना है, एक को नाराज किए बगैर हम ये काम कर नहीं सकते। तो ये जो तरीका है कि किसी को खुश करने के लिए किसी की नाराजगी मोल ले ली जाए, इससे आपका भला नहीं होगा, उससे देश का बुरा होगा। तो कुंभ तो खत्म हो गया, प्रधानमंत्री का आर्टिकल भी आ गया, योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे दिया और देश इस बात को मान रहा है कि चाहे कुछ भी हो, योगी ने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कुंभ को सफल बनाने की। जो घटनाएं घटी हैं, जो मृत्यु हुई है, वो छोटी बिल्कुल नहीं है। सरकार उसके लिए क्या कर रही है, मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया, ये रिपोर्टें जरूर आनी चाहिए। सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए और आगे क्या हो सकता है बेहतर उपाय, और कुंभ को और बेहतर कैसे बनाया जाए, प्रयागराज को और कैसे सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि ये जो ब्रांडिंग हुई है, जो प्रमोशन हुआ है प्रयागराज का, तो लोगों के आने का सिलसिला वहां पे चल पड़ेगा, आप ये पक्का मान के चलिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन सजग रहेगी, अलर्ट रहेगी और अलर्ट मोड में कुछ ना कुछ और बेहतर होगा। तो कोई चोरी नहीं हुई साहब, महिलाओं के साथ
छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हुई। सकुशल सकुशल अगर छोटी-मोटी घटनाएँ हुई होंगी तो वो प्रकाश में नहीं आया, ऐसी कोई बड़ी घटनाएँ नहीं हुई। फ़िल्म एक्ट्रेस भी सुरक्षित वहाँ से स्नान करके लौटी और वो तब लौटी जब कहा गया कि पानी का क्वालिटी ठीक नहीं है, गंगा वाटर की क्वालिटी ठीक नहीं है। उसमें जहर जैसा, मल्ल जैसा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में कैटरीना और रवीना वहां जाकर के स्नान करती हैं और देश को संदेश देती हैं कि सब जब मेरे जैसी हसीन एक्ट्रेस, अदाकारा यहां पहुंच सकती हैं, जिसको कि ख्याल रखना पड़ता है अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का, तो उनके ऊपर जब कोई बैक्टीरिया का कोई असर नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर भी बैक्टीरिया का असर नहीं होगा। ये जो संदेश गया, ये कैटरीना और रवीना ने जो किया है, वो अतुलनीय है। और ऐसे समय में जब चारों तरफ विवाद फैला हुआ था कि वहां का पानी कंटेमिनेटेड है, उनकी ये अपनी पुरानी जो फिल्म इंडस्ट्री की सो कॉल्ड एक्ट्रेस हैं, जया जी, भादुड़ी जी, बच्चन, वो कह रही थी कि वाटर कंटेमिनेटेड है, सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर तो कुंभ में है। मैंने गंगा में और कहीं कंटेमिनेटेड वाटर नहीं दिख रहा था, कुंभ में ही कंटेमिनेटेड। अरे वो चलती हुई नदी है, कंटेमिनेशन वहां होगा जहां पानी रुक जाएगा। अगर कंटेमिनेटेड है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। वो सिल्ट में जो सैंड है, जो जो बालू है, जो रेत है, उस रेत में फिल्टर होकर के जल बह रही है और वो सारी बैक्टीरिया को डाइल्यूट करके पानी के अंदर उसको लगाया जा रहा है और वो बहता भी जा रहा है। वो नदी अवरुद्ध नहीं है, रुकी हुई गंगा नहीं है, चलती हुई कलकल कलरव गान करती हुई, कहीं कहीं तो अपने रौद्र रूप में भी गंगा बहती जा रही है। अनवरत हजारों वर्षों से गंगा बहती जा रही है। लेकिन आपके जैसे लोगों की सोच से गंगा कुंठित भी है और गंगा में बहुत जगह आप देखते होंगे कि वहां पे कोई पानी की जहाज के चलने में दिक्कत है, तो डीसिल्टिंग भी जरूरी है। अब इसी बहाने इस सब की शुरुआत होगी, इसी धार्मिक अनुष्ठानों के बहाने इस सब की भी शुरुआत हो गई। और नदियों को जो जोड़ने की जो परियोजना थी अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस दिशा में भी काम करेगी। तो खाली मोदी जी के पत्र से बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने आर्टिकल लिख दिया। मोदी जी को जिम्मेदार ठहराने की भी आवश्यकता है कि साहब अब आप डीसिल्टिंग का काम कीजिए, नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है उसका काम कीजिए। यमुना की सफाई पर आपने काम शुरू कर दिया है, 3 साल का आपने दिया है, देखते हैं या आप रिवर फ्रंट बनाने में ही लगेंगे कि यमुना की सफाई भी करेंगे। रिवर फ्रंट बने, बहुत अच्छा बने, सुंदर होगा, लोग नौकायान करेंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन नदी की सफाई, नदी का जल कैसे पवित्र हो, नदी का जल कैसे आचमन करने लायक हो, इस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा। दुनिया भर में लोग अपने नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नदियों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। तो भारत में हमारी जो आबादी है, जो आप कहते हैं कि हमारा ये बोनांजा है, ये जो पॉपुलेशन बोनांजा है, तो पॉपुलेशन बोनांजा को इस अभियान में जोड़ करके आप नदियों की सफाई का अभियान प्रारंभ कर सकते हैं। आपको उस दिशा में काम करना चाहिए। मैं तो योगी जी से भी अनुरोध करूंगा कि गंगा की सफाई में सरकार के स्तर से जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी है। आप आह्वान कीजिए कि नदियों की सफाई में सब लोग शामिल हो जाएं। जब जन भागीदारी हो जाएगी, जब जनता फावड़ा लेकर के पहुंच जाएंगे नदियों की सफाई के लिए, डीसिल्टिंग के लिए, तो वो स्वयं भी गंदा नहीं करेंगे। उसका महत्व ये है, वो खुद भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। वो सचेत रहेंगे कि कल को फिर हमें आप करके साफ करना पड़ेगा। तो जन भागीदारी का अभियान शुरू करना चाहिए योगी जी को और मोदी जी को। सरकार, आप कर क्या रहे हैं कि सरकारी खजाने से पैसे लुटाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाई जा रही हैं, उससे नदियां साफ होंगी नहीं। कुछ इलाके आपको चकाचक हो जाएंगे, लेकिन जिस स्केल में आप अब कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गंगा सफाई में,
कोई कह रहा है 25,000 करोड़, कोई कह रहा है 40,000 करोड़, कोई कह रहा है 10,000 करोड़। एग्जैक्ट फिगर भी नहीं मालूम है। गंगा सफाई में कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए ये पता नहीं है। अब यमुना में भी सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। यमुना साफ होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। इसलिए जन भागीदारी, ये बात मैं बिना मांगे मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। ये सलाह मैंने आज से 11-12 वर्ष पहले किसी को दी थी, वो काम नहीं कर पाए। आप ही के पार्टी के बड़े नेता थे, वो इस दिशा में काम नहीं कर पाए। आज आपकी दिल्ली में यमुना आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बन गया था और उस पर आपने काम किया और सरकार में आने के पहले ही चलने लगा सफाई अभियान, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार अगर चाहे तो जन भागीदारी के माध्यम से देश की तमाम नदियों, चाहे वो उत्तर की हो, दक्षिण की हो, पूरब की हो, पश्चिम की हो, तमाम नदियों के देखभाल के लिए एक विशेष अभियान चला सकती है और जनता को जोड़ सकती है। अगर जनता जुड़ गई इस अभियान से तो समझ लीजिए कि नदियां कभी मैली नहीं होंगी, कभी गंदी नहीं होंगी। गंगा तो कभी मैली हो नहीं सकती। गंगा तो आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। गंगा के नाम अलग अलग स्टेट में जाकर के बदलते रहते हैं। उत्तराखंड में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, बिहार के कुछ इलाके में तो वही है, लेकिन और अलग अलग इलाकों में कुछ और है। चलते ही जा रहा है। तो गंगा की सफाई, कुंभ के बहाने नदियों की सफाई, नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो, इस सब पर अगर काम हो तो मैं समझता हूं कि मोदी जी आपके आर्टिकल का तब महत्व होगा। भावना, आस्था, एकजुटता, सामाजिक सहयोग, ये सब तो ठीक है। ऊंच नीच के भेद को मिटाना, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ हम एक समृद्ध, एक बिल्कुल साफ सुथरे नदियों का देश बने, ऐसा भी हमें माहौल बनाना चाहिए। तो योगी जी, मोदी जी, आपको हमारे तरफ से शुभकामना। उम्मीद करते हैं कि आप, जो मैंने भी राय दी है, छोटी सी राय, छोटा आदमी, उसकी एक छोटी राय है, अगर आप इसे कबूल कर लें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उपकार होगा देश के ऊपर। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि क्यूवाइब नेटवर्क को आप सबने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, क्यूवाइब.in को भी लॉग इन करें, प्रकाशटीवी.in को भी लॉग इन करें और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। एक्स पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, रंबल पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे हमारे मेंबर नहीं बने हैं वो अगर मेंबर बनेंगे तो बहुत सब हमारे लिए एक सहयोग होगा। लेकिन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।